स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आपका हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में बता देते हैं, यानी आपको आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्या चीज़ समझाई जाएगी। तो आज के जो ये वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा चंदा या अभिदान। अब चंदा या अभिदान जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एक अलाभकारी संस्था में आने वाली आय के लिए। ये जो आपका आज का वीडियो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि चंदे या अभिदान से रिलेटेड अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो चंदा और अभिदान का जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड ना सिर्फ थ्योरी इस वीडियो में डिस्कस होगी, बल्कि उसको कैलकुलेट करने के तरीके भी, उसकी गणना के जो तरीके हैं, कैसे चंदा या सब्सक्रिप्शन की या अभिदान की अमाउंट को निकाला जाता है, कैसे हम अभिदान की राशि निकालते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आने वाले वीडियोज में जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उन्हें सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, चंदा या अभिदान के बारे में जो पहली बात हम करेंगे वो है चंदा या अभिदान का अर्थ क्या होता है, इसका परिचय। तो आपकी जो एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है उसमें पेज नंबर 23 पे आपको चंदा यानी अभिदान नामक टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में परिचय दिया गया है। वो परिचय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही हमारे चंदा या अभिदान के परिचय का टॉपिक है जो आपको समझना है कि चंदा या अभिदान में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो इसमें लिखा है कि चंदा सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। चंदे का सीधा सा मतलब है एक संस्था को अपने सदस्यों से वार्षिक आधार पर यानी प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि। एक संस्था अपने सदस्यों से प्रतिवर्ष जो भी राशि लेती है या जो भी राशि सदस्य उसे चुकाते हैं उस राशि को उन्हें प्रतिवर्ष चुकाना होता है और यही राशि चंदा या अभिदान कहलाती है। यह इस प्रकार की संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत है। सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया चंदा प्राप्तियां भुगतान खाते में प्राप्ति के रूप में और आय खाते में आय के रूप में दर्शाया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि चंदे की राशि की प्रकृति कैसी होती है। तो चंदे की राशि की प्रकृति यह है कि यह संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत मानी जाती है। संस्था में जो भी पैसे आते हैं वह मुख्य रूप से चंदे के रूप में ही उनके सदस्यों से इकट्ठा होते हैं। अब चंदे को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तो प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है और आय व्यय खाते में इसे आय के रूप में दिखाया जाता है। आगे आपके बुक में साफ साफ लिखा है कि यह ध्यान रहे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त चंदे की कुल राशि को दर्शाता है, जबकि आय व्यय खाते में दर्शाई गई राशि केवल चालू अवधि से संबंधित राशि को सीमाबद्ध करती है, चाहे वह प्राप्त हुई है या नहीं। इस चीज का मतलब यह है, इस बात लाइन का मतलब यह है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो हम चंदे की राशि लिखते हैं वो तो यह दिखाता है कि इस साल में हमारे पास कितने राशि के रूप में चंदा आया है, कितना रुपए चंदे के रूप में आए हैं। जबकि आय व्यय खाते में जो राशि दिखाई गई है वो ये बताती है कि चालू वर्ष में कितना चंदा आना चाहिए था, यानी चालू वर्ष का कितना चंदा बनता है। उदाहरण के लिए आपको कहूं कि मैं बात करता हूं 100 सदस्यों की एक संस्था के बारे में। 100 सदस्यों की संस्था में से 10 सदस्यों ने तो पैसे अगले के भी एडवांस दे दिए हैं, नेक्स्ट ईयर के भी दे दिए हैं, लेकिन 20 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस साल का भुगतान भी टाइम पे नहीं किया है। तो इसका मतलब मेरे पास इस साल के तो केवल 80 सदस्य का भुगतान आया है क्योंकि 20 ने पेमेंट नहीं किया है, प्लस मेरे पास 10 सदस्यों का एडवांस भुगतान भी आ गया है। तो इस तरह से इस वर्ष के 80 सदस्य और 10 सदस्य जो अगले वर्ष के भुगतान को दे चुके हैं उस राशि को तो मैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति पक्ष में टोटल दिखा दूंगा। लेकिन अगर मैं आय व्यय खाते की बात करूं तो उसमें मेरे पास जो 70 सदस्य इस ईयर के थे जिन्होंने मुझे इस ईयर का पेमेंट कंप्लीटली कर दिया है, 10 सदस्य जिन्होंने इस साल का पेमेंट और अगले साल का पेमेंट भी कर दिया है और 20 सदस्य जिन्होंने इस साल का पेमेंट भी नहीं किया है,
उन सभी में ये देखना होगा कि मेरे इस साल कितनी राशि आने वाली थी। तो 100 सदस्यों के हिसाब से इस साल जो मेरी राशि आने वाली थी, उस राशि को मैं आय व्यय खाते में दिखाऊंगा। भले ही वह राशि मुझे मिली है, नहीं मिली है, तो इस बात के लिए मुझे बाद में समायोजन करना पड़ेगा। बट यहां तो आय व्यय खाते में मुझे इस साल मिलने वाली टोटल अमाउंट दिखानी है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। भले ही संस्था को वह राशि मिली है चाहे नहीं मिली है, तो उस चीज को यहां डिस्कस नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं चंदा या अभिदान के परिचय के बाद अगले टॉपिक के रूप में कि चंदे की राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। अब अगर हम बात करें चंदे की राशि की गणना की, तो चंदे की जो राशि है उसकी गणना की 2 विधियां आपको बताई गई है। आपकी अकाउंटिंग की बुक में 2 विधियों के बारे में बात हुई है, लेकिन कंप्लीटली विस्तार से इस बुक में आपको नहीं बताया गया है, वो आप आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको बस उन फॉर्मेट को समझना है, उन प्रारूप को समझना है जिसमें आपको प्रश्न हल करना है। तो चंदे की राशि की गणना करने के लिए जो प्रथम विधि है उसका नाम है विवरणात्मक विधि। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक विवरणात्मक मेथड है, यानी इसमें आपको एक सारणी, तालिका यानी टेबल बना के प्रश्न हल करने होते हैं। तो इस विवरणात्मक विधि में जो हेडिंग आएगी टेबल की या सारणी की, वह होगी आय और व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे या अभिदान की राशि की गणना। अब इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम विवरण को दिखाएगा, दूसरा कॉलम जोड़ के लिए बनाया जाएगा और तीसरा कॉलम कुल के लिए यानी प्रमुख जोड़ के लिए बनाया जाएगा। तो बात करते हैं इसमें आने वाली मदों के बारे में। तो आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे या अभिदान की राशि की गणना करने के लिए जो पहली मद हमें काम में लेनी है वो है वर्तमान वर्ष में प्राप्त कुल चंदे की राशि, यानी इस साल हमें कुल कितना चंदा मिला है, उसे हम कॉलम नंबर 3 यानी कुल के कॉलम में दिखाएंगे। अब इसके बाद हम वर्ष की शुरुआत और वर्ष के अंत से संबंधित कुछ मदों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बकाया या एडवांस के बारे में। तो पहले बात करता हूं बकाया के बारे में। अगर वर्ष के अंत का बकाया है, क्योंकि वो अंत का बकाया है तो इसलिए इस वर्ष से जुड़ा हुआ है, तभी अंत में आना बाकी है। अगर पिछले वर्ष का बकाया होता तो वो शुरुआत में पता चल जाता। अब अंत में पता चला है कि अंत का बकाया इतना है, यानी वो इस ईयर का है और इस साल का होने की वजह से उसे कुल चंदे की राशि में जोड़ दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। इसी तरह से जुड़ने वाली जो अगली अमाउंट है, अगली मद है, वो है वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त अग्रिम चंदा, यानी वर्ष की शुरुआत में हमारे पास कितनी राशि चंदे के रूप में एडवांस पड़ी थी। अब वर्ष की शुरुआत में हमारे पास अगर कुछ राशि अग्रिम पड़ी थी, एडवांस पड़ी थी, तो वो सीधा सा बात है कि इस साल के लिए होगी, तभी शुरुआत में हमारे पास एडवांस पड़ी है। तो वर्ष की शुरुआत में इस ईयर के लिए मिली हुई जो राशि है उसे वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त अग्रिम चंदे के नाम से दिखाएंगे। ये जो दोनों हमने जोड़ की मदें लिखी है, ऐड के आइटम लिखे हैं, उन्हें हमें कॉलम नंबर 2 में जोड़ना है और उसके बाद उसकी जो टोटल होगी उसे कॉलम नंबर 3 में दिखाया जाएगा, यानी कुल के कॉलम में दिखाया जाएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं 2 मदों को जोड़ने के बाद घटाई जाने वाली मदों के बारे में। तो जैसे वर्ष के अंत और प्रारंभ से जुड़े हुए बकाया और अग्रिम से संबंधित मदें जोड़ी या घटाई जाती हैं, उसी तरह से वर्ष के प्रारंभ या अंत से जुड़ी हुई बकाया या अग्रिम से जुड़ी हुई मदें घटाई भी जाती हैं। तो इनका सीधा सा सिस्टम है, जो वर्ष के अंत में बकाया था वो तो जुड़ेगा और वर्ष की शुरुआत का बकाया घटेगा, और जो वर्ष के प्रारंभ का अग्रिम जुड़ता था उसके विपरीत वर्ष के अंत का अग्रिम हमें घटाना है, क्योंकि वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होता है, इस साल से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो बात करते हैं उन मदों के बारे में। तो पहले हमारी जो घटाई जाने वाली मद है वो है वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदे की राशि। वर्ष के प्रारंभ में कितना चंदा मिलना बाकी था। अब कुछ चंदा अगर हमें वर्ष के प्रारंभ में मिलना बाकी था, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चंदा पिछले साल का था, जो हमें वर्ष के अंत तक नहीं मिला था और शुरुआत में भी बाकी रह गया था। तो पिछले वर्ष का था तो इस वर्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए इसे घटाया जाएगा। इसी तरह से अगर वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा है, वर्ष के अंत में हमें एडवांस मिला है, तो
अंत में मिला यानी वो अगले साल से जुड़ा हुआ है, तो वो इस साल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इन दोनों राशियों को हम लेस करेंगे। लेस करने के लिए इन दोनों की जो राशियां हैं उसे कॉलम नंबर सेकंड में दिखाया जाएगा, उनकी जोड़ करके कॉलम नंबर थर्ड में यानी कुल के कॉलम में उसे दिखाएंगे, और फिर कुल की जो राशियां ऊपर वाली थी उसमें से उसे घटा के हम नीचे इसका उत्तर लिख लेंगे, और जो नीचे इसका उत्तर आएगा उसे हम आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि के नाम से बता देंगे। यानी इसका जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि माना जाएगा। तो यहाँ हमने विवरणात्मक विवरण समझ लिया है, या विवरणात्मक विधि को हमने चंदे की राशि की गणना के लिए कैसे काम में लेते हैं वो चीज समझ ली है। तो आगे हम बात करते हैं हमारी दूसरी विधि के बारे में। विवरणात्मक विधि के बाद जो हमारी दूसरी विधि है वह है चंदे एवं अभिधान की गणना की दूसरी विधि यानी लेखा विधि, जिसे हम दोहरा लेखा विधि भी कहते हैं। अब आप लेखांकन समझते हैं, लेखांकन की विधियों के बारे में समझते हैं, तो आपको सीधा सा पता है दोहरा लेखा विधि यानी इसमें खाता विधि के बारे में बात होगी, यानी अभिधान खाता जो बनता है या चंदे का जो खाता बनता है उसके अकॉर्डिंग इसमें उत्तर निकाले जाएंगे कि हम आय व्यय खाते में राशि किस प्रकार दिखाएंगे। तो यहाँ हमें एक अकाउंट बनाना होता है, दोहरा लेखा विधि है, तो उस अकाउंट यानी खाते को बनाने के लिए सबसे पहले खाते के ऊपर खाते का नाम यानी अभिधान खाता लिख दिया जाता है। अब यह एक सामान्य खाता प्रारूप में बनता है, यानी एक साइड तो इसकी नाम पक्ष कहलाती है और दूसरी साइड को हम जमा पक्ष कहते हैं, और नाम पक्ष और जमा पक्ष में वही चीजें लिखी जाती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, यानी विवरण और राशि नाम पक्ष में भी लिखी जाती है और विवरण और राशि जमा पक्ष में भी लिखी जाती है। अब इसके बाद जैसा कि आपको पता है, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, लेखा शास्त्र आपने पढ़ा है, तो खाता बनाते समय खाते की शुरुआत में हम वर्ष के प्रारंभ का शेष दिखाते हैं। अब आपको पता है कि वर्ष के प्रारंभ में चंदा या तो बकाया होगा या अग्रिम मिला होगा, तो अगर बकाया चंदा है तो उसे हम नाम पक्ष में शेष आगे लाए गए के नाम से दिखाएंगे, और आप चाहे तो नीचे मेंशन भी कर सकते हैं कि यह वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा है। इसी तरह से अगर वर्ष के प्रारंभ का अग्रिम चंदा है तो उसे जमा पक्ष में दिखाया जाएगा शेष आगे लाया गया के नाम से। आप चाहे तो नीचे मेंशन कर सकते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त अग्रिम चंदा यहां दिखाया गया है। अब वर्ष के प्रारंभ की दोनों मदें लिख देने के बाद अगला काम होता है इस वर्ष मिलने वाली मद का। तो इस वर्ष हमें चंदे की जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उसे हम चंदा प्राप्त के नाम से जमा पक्ष में दिखाएंगे कि वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि हमें प्राप्त हुई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्ष के अंत की। तो वर्ष के अंत में जो हमारी शुरुआत की मदें हमने लिखी थी उसके विपरीत पक्ष में अंत की मदें लिखी जाएगी, यानी हमने शुरुआत में जमा पक्ष में शेष आगे लाए गए में वर्ष के प्रारंभ का चंदा लिखा था, तो वर्ष के अंत का अग्रिम जो चंदा है वो हम नाम पक्ष में लिखेंगे। तो इस तरह से नाम पक्ष में आपके आ जाएगा शेष आगे ले जाया गया, यानी वर्ष के अंत का अग्रिम चंदा, और वर्ष के शुरुआत का जो अग्रिम वर्ष के प्रारंभ का जो बकाया चंदा हमने नाम पक्ष में लिखा था उसका जस्ट उल्टा यानी वर्ष के अंत का बकाया चंदा हम जमा पक्ष में लिखेंगे, और इस तरह से जमा पक्ष में आ जाएगा शेष आगे ले जाया गया वर्ष के अंत का बकाया चंदा। इन सब को लिखने के बाद हमें जमा पक्ष और नाम पक्ष का योग करना है। जमा पक्ष का योग ज्यादा आएगा और नाम पक्ष का योग कम आएगा। तो जमा पक्ष और नाम पक्ष का योग हो जाने के बाद जमा पक्ष के योग में से नाम पक्ष का योग घटा दिया जाएगा, और जो राशि बचेगी उसे हम वर्ष के अंत में आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली राशि के रूप में बताएंगे। इसको हम लिखेंगे कि आय व्यय खाते में दिखाया जाने वाला मद या आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली राशि, जिसे नीचे आप मेंशन कर सकते हो खाते के शेष का हस्तांतरण, यानी ये हमने निकाला है मदों का समायोजन करने के उपरांत। ये दोहरा लेखा विधि अभिधान खाता बनाने की यानी अभिधान या चंदे की राशि निकालने की मुख्य विधि है। दूसरी विधि अभिधान खाते की विधि को हल करके बनाई गया एक विवरणात्मक विधि है और कुछ नहीं है। तो प्रमुख विधि ये है, और जो विवरणात्मक विधि है वो इसकी एक तरह से शॉर्टकट मानी जाती है, लघु विधि मानी जाती है, जो इस विधि का ही सरल रूप है। आगे हम बात करते हैं अभिधान यानी चंदे की संपूर्ण राशि निकल जाने के बाद चंदे या अभिधान से जुड़ी हुई मदों को कहां दिखाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि चंदे या अभिधान से जुड़ी हुई बहुत सारी मदें हम काम में लेते हैं, जैसे वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा, वर्ष के प्रारंभ का अग्रिम चंदा,
वर्ष में प्राप्त होने वाला चंदा, वर्ष के अंत का बकाया चंदा, वर्ष के अंत का अग्रिम चंदा और आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली चंदे की राशि। तो इन सभी मदों के इतने नाम हैं, तो इनको अलग अलग यह समझाना सही रहेगा कि इन्हें दिखाया कहाँ जाता है। पर्टिकुलर अगर इनमें से किसी के बारे में पूछा जाए कि उसको हम वित्तीय विवरण में कहाँ दिखाएंगे, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हम बात करते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट में। तो वीडियो का जो अगला पार्ट है उसमें आपको बताया गया है कि वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त चंदे या अभिदान संबंधी अन्य मदें कैसे दिखाई जाती है। वित्तीय विवरणों में चंदे या अभिदान संबंधी अन्य मदों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो बात करते हैं हमारी पहली मद के बारे में। तो वित्तीय विवरण में आने वाली जो प्रथम मद है वह है वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा। अब चाहे बकाया की हो या अग्रिम की हो, वहां आपको बस ये याद रखना है कि बकाया है अर्थात हमें मिलेगी पक्का, हमारा अधिकार है, अधिकार होने के नाते इसे संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। और अगर हमारे पास अग्रिम आयु है और अगर सदस्य हमसे सदस्यता त्याग की बात करता है तो हमें उसे वो वापस लौटानी पड़ेगी। तो इस तरह से उसे हमें दायित्व पक्ष में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें याद रखना है कि बकाया है तो वो संपत्ति पक्ष में आता है क्योंकि हमारा अधिकार है, और अग्रिम है तो वह दायित्व पक्ष में आता है क्योंकि हमें उसे वापस देना पड़ सकता है। अब वर्ष के प्रारंभ का बकाया चंदा है तो इसे हम संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे वर्ष के प्रारंभ के तुलन पत्र में। और इसी तरह से वर्ष के प्रारंभ का अगर अग्रिम चंदा है तो उसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा वर्ष के प्रारंभ के तुलन पत्र में। अब वर्ष के प्रारंभ के जो चंदे की राशि थी उसी तरह से वर्ष के अंत के चंदे की राशि भी होती है। तो वर्ष के अंत के बकाया चंदे की राशि अगर है तो उसे वर्ष के अंत के तुलन पत्र के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि यह हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। और अगर वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा है तो उसे वर्ष के अंत के तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा क्योंकि उसे चुकाना हमारा दायित्व है। अगर व्यक्ति या सदस्य हमसे सदस्यता त्याग की बात करता है तो हमें उसे वो राशि वापस लौटानी पड़ सकती है। तो इस वजह से वह हमारा दायित्व है, उसे दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। तो यह हो गया वर्ष के प्रारंभ और अंत के चंदे से संबंधित बकाया या अग्रिम राशि। इसके बाद जो चंदे से जुड़ी हुई अगली मद है वो है वर्तमान वर्ष में प्राप्त कुल चंदे की राशि। अब वर्तमान वर्ष में प्राप्त होने वाली चंदे की राशि है तो इसको सीधा सा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखा देंगे। इसे और कहीं नहीं दिखाया जाएगा, उसे केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखा के वहीं से उसे आय व्यय खाते और अन्य विवरणों में काम में लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो हमारी अगली मद है वर्तमान वर्ष की चंदे की राशि। यानी हमें कितना मिला है इससे मतलब नहीं है, वर्तमान वर्ष में कितना चंदा आना चाहिए था। तो ये जो राशि है उसकी गणना अभी आपने पिछले वाले पार्ट में की है। वीडियो का जो पिछला पार्ट था वो इसी को समझाने के लिए बताया गया था। तो ये जो राशि हमने पिछले वाले वीडियोस के पार्ट में निकाली है, यानी इस वीडियो के पिछले पार्ट में हमने निकाली है, उसे हम आय व्यय खाते में दिखाते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपका चंदे से जुड़ा हुआ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपको एक बार वापस बता दूं, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, अच्छे से नहीं समझा है, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, आपको समस्या आ सकती है आगे वाले प्रश्नों को हल करने में। तो आपके लिए ये आज का जो ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसे अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, आपको इसको अच्छे से याद करना है। इसके जो फॉर्मेट है वो आपके आने वाले क्वेश्चंस में, चाहे वो अति लघुत्रात्मक हो, चाहे लघुत्रात्मक हो, चाहे निबंधात्मक हो, चाहे आंकिक प्रश्न हो, सभी प्रश्नों में इससे जुड़े हुए टॉपिक डिस्कस होते हैं। वहां इनका प्रयोग किसी न किसी रूप में होता है। तो इस तरह से आपका ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से समझना है। आगे मैं बात करता हूँ वीडियो के एंडिंग में। आपको बस इतना सही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है जिसपे इस वीडियो से और इससे जुड़े हुए अदर वीडियोस के रिलेटेड नोट्स मैं वहां पे प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप वहां जुड़ के भी हमारे वीडियो से रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, कोई आपका डाउट है या आप मुझसे कोई सजेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो
थैंक यू वेरी मच। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें, हमें पसंद करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।